नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पहली खबर चमोली से है, जहां चमोली में हुए हिमस्खलन के दिन बीत जाने के बाद भी आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रविवार को हेलीकॉप्टरों की मदद से मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू किया गया, जिस दौरान रेस्क्यू टीम को 3 और मजदूरों के शव बरामद हुए, जबकि एक अन्य मजदूर अभी भी लापता है। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू अभियान में गंभीर रूप से घायल पनव को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव में शुक्रवार को एवलांच आने से करीब 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे, जबकि एक अन्य मजदूर पहले ही घर जा चुका था, जिसकी वजह से वो एवलांच की चपेट में आने से बच गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू किया जाए मैं महेंद्र तो वहीं साथ में इन करीब जवानों को 2 घंटे से लगातार ये तस्वीरें आपको चमोली से दिखाई जा रही है, जहां 3 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवान, बीआरओ के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मजदूरों को निकालने के लिए। ऐसे में एक और मजदूर का शव बरामद हुआ है। हिमस्खलन के चलते ये हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे मजदूर फंस गए थे। 54 मजदूरों के हिमस्खलन की चपेट में आने की खबर सामने आई थी। अब तक 7 की जान चली गई है। ये तस्वीरें आपको चमोली से दिखाई जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक और मजदूर की लाश मिली है, शव मिला है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अब तक का एक सबसे जो ताजा अपडेट ये आया हुआ है कि जो अब केवल एक जो लापता मजदूर है उसी के शव की तलाश है जी। जो आज सुबह से अथक प्रयास किए जा रहे थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी द्वारा, उसमें कामयाबी मिली है। सुबह से 3 जो शव जो है मृतकों के अभी मिल चुके हैं और लगभग एक की तलाश अभी जारी है। और इसका ये मायने निकलते हैं कि मौसम खुलने के बाद जब रडार टेक्नोलॉजी से लेकर स्निफर डॉग और अत्याधुनिक तकनीक से जो है खोजबीन अभियान जो है शुरू किया गया सुबह से, इसमें लगभग 90% जो है सफलता जो अभियान जिंदगी अभियान आईबीएक्स ब्रिगेड द्वारा यहाँ पे चलाया गया था पिछले 3 दिनों से, उसमें अब कामयाबी मिलती नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान जो है कम से कम 6 से 7 मजदूर जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन 3 दिनों में इतने बड़े स्तर पर विषम परिस्थितियों में ये अभियान चल रहा है, तो ये बड़ी बात है। अभी सेना के हेलीकॉप्टर जो है लगातार जोशीमठ हेलीपैड से माणा के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं और लगभग सभी जितने भी घायल और जितने भी श्रमिक वहाँ पे मौजूद थे सबको जो है जोशीमठ बेस ले आया गया है। और 2 श्रमिक जो एक को आज और एक को कल जो है एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया था। अब पूरा फोकस जो है जो एक श्रमिक अभी भी जो कंटेनर में जो लापता है एवलांच में, उसकी तलाश अभी भी जारी है। जैसे ही उनकी वो श्रमिक की तलाश पूरी होगी तो इसके साथ ही ऑपरेशन जिंदगी भी जो है सक्सेस हो जाएगा। फिलहाल जो है पूरी जो टीम है जो वहाँ पे कार्य कर रही है रेस्क्यू की, अब जो है केवल एक जो बॉडी है, एक जो श्रमिक जो अभी लापता चल रहा है उसकी तलाश में जुटी हुई है। और जो बॉडी जो अभी पार्थिव शरीर उनके यहाँ जोशीमठ पहुंच चुके हैं, उनका सीएचसी में जो है पोस्टमार्टम और जो अन्य उनकी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। जी संजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जहाँ ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ के क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं, कैसा वहाँ का मौसम है, बर्फबारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी अच्छी बात ये रही कि मौसम ने बिल्कुल साथ दिया है ऑपरेशन जिंदगी का और लगभग 200 जवान, अधिकारी, ऑफिशियल्स और पूरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का अमला बद्रीनाथ से जोशीमठ तक पूरा मौजूद है। और खुशनुमा मौसम के बीच अभी भी अभियान जारी है। बिल्कुल नीला आसमान जो है जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर दिखाई दे रहा है। हालांकि कल जो है मौसम खराब होने की बात बताई गई है और एवलांच का भी अलर्ट जो है इस क्षेत्र में जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। इसके चलते ही पूरी तेजी दिखाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए भारतीय सेना की जो 9वीं ब्रिगेड जोशीमठ में कार्यरत है, उन्होंने पूरा हैंडओवर करके ये जो ऑपरेशन जिंदगी है जो पिछले 72 घंटों से चल रही है उसको बिल्कुल सफलता की ओर अभी अमली जामा पहनाया है। और अब केवल 10% का जो बाकी जो रेस्क्यू का कार्य है वो अभी बद्रीनाथ धाम में जारी है। जी ऐसे में जो मजदूर इसमें
जिनकी मौत हो गई है, ऐसे में कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद देने की कोई बात की गई है? देखिए, अभी जो पूरी तरह से जो सूबे के मुखिया है सीएम धामी लगातार आपदा कंट्रोल पिछले 3 दिनों से आपदा कंट्रोल रूम में ही जो है अपना काम जो है यहीं से संचालित कर रहे हैं और बार बार जो कंट्रोल रूम की बागडोर उन्हीं के हाथ में है और जो घायल है उन पे अभी फोकस किया जा रहा था और अभी कुछ इस तरह से खबरें भी छन के आ रही थी कि अभी हालांकि अभी जो इस तरह के घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा अभी नहीं की गई है, तो लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही ये अभियान पूरा होगा उसके बाद ही जो है सीएम धामी जो है इस बारे में कुछ घोषणा कर सकते हैं। जी धन्यवाद संजय, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक और मजदूर का शव बरामद हुआ है, ऐसे में कहां तक ये ऑपरेशन पहुंचा है और कब तक इसके जारी रहने की खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि ऑपरेशन जिंदगी, इसको ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया क्योंकि जो मजदूर वहां पर इस एवलांच के इस चपेट में है उनको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। अगर देखा जाए तो लगातार जो वहाँ पर टीम थी आर्मी की, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू कर रही थी। 28 तारीख में ये घटना होती है। उसके बाद वहाँ पर जो आर्मी के जवान होते हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। जवानों को लगातार जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी वहाँ श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। 10 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। 28 तारीख में 23 लोग जो है होटल में मिलते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया दूसरे दिन चलती है। 1 तारीख में वहाँ पर जो है करीब 17 श्रमिकों को निकाला जाता है। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि 50 श्रमिकों को निकाला गया, उसमें से दर्दनाक घटना सामने आई कि 4 जो श्रमिक थे उन्होंने इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उसके बाद आज की बात करें तो आज सुबह से लगातार जो है जो 4 श्रमिक थे उनकी तलाश की जा रही थी और लगातार जो है रेस्क्यू टीम जो ऑपरेशन चलाई हुई थी उसको लेकर के उनमें से 2 मजदूर उनको पहले मिलते हैं जो कि मृत अवस्था मिलते हैं। उसके बाद कशव को जो है हेलीकॉप्टर से भिजवाया जाता है। उसके बाद फिर जो ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस जो श्रमिक ये पूरा एवलांच आया था उस दौरान जो है जो 54 जो श्रमिक थे उनमें से जो है 7 की मौत हो गई है, 1 लापता है। एक पहले संख्या जिस तरह से 55 बताई जा रही थी, एक पहले हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला था, वो पहले घर पहुंच गया था। उसने जिस तरह से बताया कि मैं सकुशल घर पहुंच गया हूँ। तो देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि एक श्रमिक अभी भी लापता है। उसके लिए जो वहाँ पर सर्च अभियान चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, रडार से उसको खोजने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो कंटेनर थे उन कंटेनर के ऊपर एवलांच के कारण जो मलबा आया, जो बर्फ आई, उसके बाद से लगातार जो है उनको ढूंढना काफ़ी कठिन था और ऊपर से मौसम खराब था। लेकिन चूंकि आज सुबह से देखा जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उनका काफ़ी साथ जो है वो आज मौसम दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो रेस्क्यू है वो जल्द हो पा रहा है और यही कारण है कि आज 3 जो शव मिले हैं वो श्रमिकों के वो निकाल लिए गए हैं। एक अभी उसकी तलाश चल रही है और लगातार हेलीकॉप्टर से 3 वायुसेना के अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, चाहे भारतीय सेना की बात करें या एक पर्सनल जो हेलीकॉप्टर, यानी 6 हेलीकॉप्टरों को वहाँ पर लगाया गया है और लगातार इसको ऑपरेशन जिंदगी के तहत जो है लगातार उनकी खोजबीन की जा रही है। अब देखना है कि कितनी जल्दी वो एक जो श्रमिक है उनको ढूंढा जाता है, उसकी तलाश पूरी होती है और फिर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद सरकार जो मृतक हैं, घायल हैं, उनके लिए किस तरह की घोषणा करती है। हालांकि आपदा परिचालन केंद्र की बात करें तो वहाँ सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर तमाम जानकारी अधिकारियों के लिए और साथ ही बैठक करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। घायलों को समुचित उपचार मिले, कोई व्यवस्था उनके लिए चूक ना रहे, उसको लेकर के लगातार निर्देशित किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वहाँ के पल पल की अपडेट उनको दी जाए क्योंकि लगातार जो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल रही है वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार उनसे भी अपडेट जो है केंद्र से ली जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार इस ऑपरेशन में अंतिम जो श्रमिक है जिसकी तलाश चल रही है वो तलाश कब पूरी होती है, उसके बाद जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन पूरी घटना पर आगे की कार्रवाई क्या करती है और आने वाले जो समय में जो मजदूर घायल हैं या मृतक हैं उनके लिए किस तरह की घोषणा होती है, ये इन पर निगाह भी टिकी हुई है। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी सत्ता में रही है। मौजूदा वक्त में भी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी विकास कार्यों को लेकर सवाल उठते हैं। मंदसौर के एक इलाके की स्थिति तो यह है कि लोग बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। मध्य
प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन सरकार के दावे जमीन पर फेल साबित होते दिख रहे हैं। जब शिक्षा के मंदिर पर ताला लग जाए और बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तो इसे आप क्या कहेंगे? आयुषी, हमारा स्कूल टूट चुका है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारा स्कूल जल्दी बना दे और हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्कूल खराब हो गया है और वो टूट गया है, इसलिए हम नहीं बैठ सकते, इसलिए हम वहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक। तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां मल्हारगढ़ डिवीजन के अरनिया मीणा गांव में प्राथमिक विद्यालय के नन्हे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि गांव में शिक्षा व्यवस्था की हालत कैसी है। मामला यह है कि यहाँ वर्ष 1997-98 में स्कूल भवन बनाया गया था, जो कि अब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे शिक्षक हमें पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल खराब हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा नया स्कूल बना दे और हमको परेशानी ना हो। तूफान आते हैं और हवा चलती है तो हम स्कूल में जाकर बैठते हैं। अधिकारियों ने जब इस भवन का निरीक्षण किया तो इसे शैक्षणिक कार्य के लिए अयोग्य बता दिया और यहाँ ताला लगाकर बच्चों को यहाँ नहीं बैठाने की बात कह दी। लेकिन अब सवाल यह है कि भला स्कूल के बच्चों को बैठाए तो कहाँ बैठाएं? ऐसे में शिक्षक एक अतिरिक्त कक्ष और उसके बरामदे सहित पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। बच्चे अतिरिक्त कक्ष और बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ का भवन जो है पूरी तरह डिसमेंटल घोषित हो चुका है और बच्चों को बिठाने की काफी समस्या आ रही है। एकमात्र हमारे पास अतिरिक्त कक्ष है, आंगनवाड़ी भवन भी यही चलता है और 5 कक्षाएं हम एक भवन में मैनेज करते हैं। काफी समस्या आती है। 2 कक्षाओं को हम बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बिठा के अध्ययन करवा रहे हैं। काफी समस्याएं आती है, बारिश आती है या हवा आंधी तूफान आता है तो बच्चों को वापिस सबको साथ में बिठा कर अंदर ही पढ़ाना पड़ता है। काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है पढ़ाई के ऊपर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया है, यहाँ ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि वे नया भवन बनाया जाए और अतिशीघ्र यहाँ भवन स्वीकृत हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। कक्षा 1 से 5वीं तक के इस स्कूल में 37 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें अब पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों सहित सरपंच ने अधिकारियों और नेताओं से नए भवन की गुहार लगाई है। वहीं परेशान बच्चे भी सरकार से नया भवन बनवाने की मांग कर रहे हैं। कम से कम 1 साल से चल रही है और ये जो बिल्डिंग है सर्वे करके डैमेज घोषित कर दिया गया। इसको अंदर नहीं बिठाने के लिए कहा गया। लेटर भी है हमारे पास और इसके लिए हमने कई मांगे भी की है। शिक्षा विभाग वाले को अवगत कराया, माननीय मंत्री जी देवराज जी को भी कराया, तो बिल्डिंग हो जाए तो बच्चे आराम से बैठ सके। कई 1 साल बच्चे बाहर ही बैठते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। आए दिन मैं भी देखता हूँ यहाँ, तो बड़ा दुख होता है। तो आंगनवाड़ी के बच्चे भी इसी अतिरिक्त कक्ष में बैठते हैं। सभी बच्चे शाला के यही बैठते हैं, तो इनको मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है। तो बिल्डिंग हो जाए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि अगर जल्द से जल्द अगर बिल्डिंग हो जाती है स्कूल की तो बच्चों का भविष्य बन जाए, अच्छी पढ़ाई मिलेंगी। इधर मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि क्षतिग्रस्त भवन पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ताला लगवा दिया गया है, तो वहीं नवीन भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अरनिया कला में प्राथमिक विद्यालय है और चूंकि बच्चे छोटे हैं और मुझे भी जानकारी इतनी प्राप्त हुई और मैंने भी जानने का प्रयास किया है कि कक्ष जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और बैठाने के हिसाब से नहीं है, तो उस कक्ष को ताला लगा दिया गया है और जिस कक्ष में सही मेंटेनेंस हो रही है उस कक्ष में बच्चों को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की क्या 1ली से 5वीं तक है और चूंकि कक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चों को कुछ बच्चों को बरामदे में भी बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी जानकारी में नहीं है अभी मुझे। बाकी कक्ष में
नहीं होता है कक्ष तो फिर ये बरामदे में बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। आगे के लिए क्या है? आगे के लिए मतलब ऐसी कंजेस्टेड जगह भी हो रही है और बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है, तो ऐसे बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद में नई बिल्डिंग बना करके बच्चों को सुविधा दी जाए, यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है मैम अगले सत्र में बच्चे हाँ, मुझे उम्मीद है और हम भी प्रयास करेंगे अपने विभाग की तरफ से कि डिसमेंटल हो जाए और नई बिल्डिंग हो जाए बच्चों की सुविधा के लिए। राज्य में वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार के सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक दावा करते हैं नया भवन कब बनेगा, लेकिन सवाल है कि इससे पहले शिक्षा का बजट कहाँ खर्च किया गया। अगर बजट शिक्षा पर खर्च किया गया होता तो फिर वर्षों से इस भवन का निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ। HNN 24/7 के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां स्कूली बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखाई जा रही हैं जहां स्कूल का बुरा हाल है, स्कूल भवन नहीं है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसीलिए टीचर्स बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं सरकार पर। बीजेपी की कई सालों से यहाँ सरकार है और मौजूदा वक्त में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी की सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको मंदसौर की दिखाई जा रही हैं जहां शिक्षा के लिए बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।